हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। जैसा कि एसपीडी का होमवर्क चल रहा है और डेली हम लोग 6 बजे, अब टाइमिंग चेंज कर दिए हैं, 6 बजे ग्रुप डिस्कशन होता है। तो आज का होमवर्क था पेज नंबर 8। ठीक है, तो रेलवे समान अध्ययन का पेज नंबर 8 हम लोग पूछेंगे और आप लोग सुनिएगा। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने पहले इसका टॉपिक है पर्यावरण। समझे ना, पर्यावरण से जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। स्पीडी एक ऐसा बुक है जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। पर्यावरण टॉपिक है, आप लोग ध्यान से सुनिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के समूह को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? तो 5 जून 1972 स्टॉकहोम में। ये जो है स्टॉकहोम में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? 5 जून 1972 स्टॉकहोम में। ठीक है, और उसके बाद प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1973 में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973 में। यहाँ देखिएगा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? तो 72 में। और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973 में। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता था? 5 जून को। 5 जून 1973 को पहली बार मनाया गया था। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहाँ हुआ था? मतलब ओजोन परत की संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन किया गया था, वह कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और यह मॉन्ट्रियल एक शहर है जो कि कनाडा में स्थित है। ठीक है, मॉन्ट्रियल शहर कहाँ है? कनाडा में। उसके बाद देखिए, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर 1987 को पहली बार मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? मतलब ओजोन में जो छिद्र हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन में जो छिद्र हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नष्ट करता है कौन सा गैस? CFC जो है ओजोन परत को नष्ट कर रहा है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था और कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। और कहाँ हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। ठीक है, तो प्रथम जो है पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1992 में, और ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और उसके बाद पृथ्वी जो जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस 22 मार्च को। अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मतलब पृथ्वी जो है, सॉरी हम इस क्वेश्चन को गलत बोल दिए थे। अगला यहाँ सुनिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और उसके बाद जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योटो जो है सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? क्योटो जापान की एक शहर है। वो क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान में। और कब हुआ था? तो 1997 में। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ? मतलब सम्मेलन तो 1997 में हुआ, या प्रभावी कब हुआ? मतलब कब से यह जो है प्रभावी हुआ था? 2005 में। 1997 में सम्मेलन हुआ और प्रभावी जो हुआ 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। समझे ना, क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग। नहीं सुन रहे होंगे कि पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ते जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। या विश्व का गर्म होना, पूरा ब्रह्मांड को, मतलब पूरा पृथ्वी जितना है ना, उस सब गर्म हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? तो 14 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? 14 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के वृद्धि होने के कारण विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है। समझे, तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है? हरित गिरी प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है? तो हरित गिरी प्रभाव।
हरितगृह प्रभाव को इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। ग्रीन हाउस गैसेज जो है क्या कौन कौन है, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो पूछेगा ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, तो जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। हरितगृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 भी कहते हैं। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी, तो सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो है जोसेफ फेरियर ने दी थी। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी, तो जोसेफ फेरियर ने। कब दी थी, तो 1824 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में हुआ। इसको ध्यान रखिएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ, 1985, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किया था। भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था, 1986 में। और पर्यावरण मंत्रालय का गठन कब हुआ था, तो 1985 में, ठीक है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में। और भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया, 86 में। अधिनियम मिस होता है एक्ट, समझे ना, अधिनियम इस एक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। दिवस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आ जाता है, इसलिए दिवस याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। और बताइएगा, एक तो दिवस और पूछे थे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, ठीक है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। दिवस याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, तो मतलब जो पर्यावरण संरक्षण का काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां का नाम है ग्रीन पीस या एम्स्टर्डम, ठीक है। ग्रीन पीस या एम्स्टर्डम। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कौन थी, तो ग्रीन पीस या एम्स्टर्डम, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। अनुसंधान केंद्र भी SSC GD का एग्जाम में बहुत सा पूछा जाता है, तो अनुसंधान केंद्र याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बताइए आप लोग, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया, तो 1988 में। बताइएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति का कब लाया गया था, तो 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई, 2002 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में और जल नीति जो है 2002 में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो 2010 में, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब हुई, तो 2004 में। तो राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था, तो 1988 में। जल नीति कब लाया गया था, 2002 में। और उसके बाद पर्यावरण नीति कब लाया गया था, तो 2004 में। और हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 2010 में। अब देखिए, दिवस है 4-5 गो, जो कि बहुत पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी। नम भूमि मतलब समझ, आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि रामसर कन्वेंशन जो हुआ था ईरान में, इसी जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस या विश्व नम भूमि दिवस। क्वेश्चन नम भूमि दिवस देता है तो बच्चा हड़बड़ा जाता है और क्वेश्चन को गलत कर देता है, इसलिए इसमें विश्व नम भूमि दिवस दिया है, सभी बच्चा जानता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। आर्द्र भूमि या नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी, ठीक है। 2 फरवरी, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। विश्व नम भूमि दिवस या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च, देखिए। उसके बाद विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च, ठीक है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई। 3 क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। देखिए, एक लगातार है, पहले जल आया तो 22 मार्च को, उसके बाद जैव विविधता, जब जल आया उसके बाद फिर पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तो पहले जल आया, उसके बाद पृथ्वी आया, उसके बाद जैव विविधता आया। जैव विविधता मतलब क्या होता है, मतलब बहुत सारे जीव जंतुआ, पेड़ पौधे, जितना भी है जैव विविधता में आता है। तो पहले जल कब होगा, 22 मार्च, उसके बाद पृथ्वी अप्रैल, उसके बाद फिर जैव विविधता 22 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। मई पहले होगा मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई। तो मार्च में कौन सा आएगा, जल। 22 मार्च को जल, अब 22 मई को पृथ्वी, अब 22 अप्रैल,
हाँ 22 अप्रैल को पृथ्वी और 22 मई को जैव विविधता। ठीक है, इसको एक तरफ से याद रखिएगा। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, विलुप्त प्रजाति या संकटग्रस्त प्रजाति। जैसे अभी संकटग्रस्त प्रजाति बहुत सारा है, जैसे बाघ कम रहा है, अगर पूरे तरह से विलुप्त हो जाएगा तो उसी को रेड डाटा बुक किससे संबंधित में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पारिस्थितिकी, इसका टॉपिक है अगला पारिस्थितिकी। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, मतलब जीवधारी एवं उनके वातावरण, उसके अध्ययन क्या कहलाता है, तो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। ठीक है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी यानी जीवधारी एवं उनके वातावरण। जैसे हम लोग जीवधारी हैं, हमारे वातावरण जैसे पेड़ पौधा हो गया, जल हो गया, पृथ्वी हो गया, उसके वातावरण को क्या कहते हैं, तो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रीटर ने किया था। और कब किया था, तो 1865 में किया था। रीटर सर्वप्रथम जो है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, 1865 में। और दूसरा बार जो है अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1869 में। 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने किया था दूसरा बार। रीटर याद रखिएगा आप लोग, इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो रीटर ने 1865 में। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है, तो महासागर है, महासागर जो है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है। ठीक है, रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को क्या कहते हैं, जब रचना एवं जैसे पृथ्वी हो गया, जीवधारी हो गया, बहुत सारे पेड़ पौधे हो गए, उसका जो है वातावरण की मिली जुली इकाई को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कौन, तो टांसले ने, H.G. टांसले ने 1935 में किया था। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग H.G. टांसले ने 1935 में किया था। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो परितंत्र कहते हैं। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो परितंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, कौन कौन सा है, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटक से बना होता है, कौन कौन, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के 3 भाग में विभक्त किया गया है, कौन कौन, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है, कौन कौन, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक को क्या कहलाते हैं, तो उपभोक्ता। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक को क्या कहते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं वो कौन सा आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में। ठीक है, जैसे बकरी, घास, भैंस, ये सब घास भूस खाते हैं, तो ये सब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसके जैसे देखिए उपभोक्ता 3 प्रकार का था, तो प्राथमिक उपभोक्ता में बकरी, गाय, भैंस आ गया। उसके बाद देखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव को क्या कहलाते हैं, जैसे बकरी, गाय, भैंस को जो भोजन के रूप में करता है उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे इसमें आएगा भेड़िया, मोर, लोमड़ी, इस तरह से आएगा। भेड़िया मतलब जो है बकरी को खा जाता है, वो सब आएगा। तृतीयक उपभोक्ता में आएगा शेर, चीता। ठीक है, इसमें देखिए फिर देखिएगा द्वितीयक हो गया। तृतीयक में क्या, द्वितीय उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो बाघ, शेर, चीता। बाघ, शेर, चीता जो है मोर को भी खा जाता है, भेड़िया को भी खा जाता है, लोमड़ी को भी खा जाता है। तो पहले में आएगा बकरी, गाय, भैंस। ठीक है, दूसरे में आएगा भेड़िया, मोर, लोमड़ी, और तृतीय में आएगा बाघ, शेर, चीता। ठीक है, अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया था, कार्बनिक और अकार्बनिक के रूप में। ठीक है, कार्बनिक और जैविक घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। कार्बनिक और जैविक घटक कौन कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ठीक है, और कार्बनिक और जैविक घटक है मृदा, जल, वायु, खनिज। तो कार्बनिक में बताइएगा कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। और कार्बनिक में बताइएगा कौन कौन, मृदा, जल, वायु, खनिज। ठीक है, अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। अपघटक कौन कौन होते हैं, कवक एवं जीवाणु। ठीक है, सफाई कर्मचारी को अपघटक कहते हैं, मतलब कवक एवं जीवाणु जो है, जो मतलब जैसे खाना, बचा हुआ खाना आप लोग फेंक देते हैं तो कुछ दिनों के बाद देखिएगा वो खत्म हो जाएगा, उसी को जो है अपघटक कहते हैं जो है। और सफाई कर्मचारी भी अपघटक को कहते हैं।
एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाता है? मतलब एक जीव दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाता है? तो खाद्य श्रृंखला। जैसे हम लोग अनाज खाते हैं तो हम लोग खाद्य श्रृंखला के रूप में अंतर्गत, जैसे बकरी घास खाती है, उसके बाद भेड़ बकरी को खा जाती है, और फिर बाघ जो है भेड़ को खा जाती है, उसी को खाद्य श्रृंखला के रूप में कहते हैं। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? मानव। समझे? खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता हम लोग घास पेड़ जो जैसे फल फूल भी खाते हैं, और तथा बकरी को भी खा जाते हैं, इसलिए हम प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों को उपभोक्ता करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, किसी परितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है। तो ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? तो सीधा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कौन सा क्षेत्र में? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। मतलब जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी, जहाँ ज़्यादा धूप पड़ेगी, वहीं पे सबसे ज़्यादा जो है पेड़ पौधा उगेगा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता। जैसे अमेजन, सबसे ज़्यादा विश्व में जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अमेजन, जो कि कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में। ठीक है। उसी तरह जहाँ हम लोग के दक्षिण भारत चल जाएगा, मतलब वहाँ अंडमान निकोबार में ज़्यादा धूप पड़ती है, ज़्यादा पानी पड़ती है, वहाँ ज़्यादा गाछ वृक्ष है। जहाँ ज़्यादा गाछ वृक्ष होगा वहाँ ज़्यादा जैव विविधता होगा। इसको ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए केंद्र जो है पूछ रहा है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। आप लोग जो है अनुसंधान और दिवस ये सब याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रदूषण। आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, इसलिए प्रदूषण टॉपिक से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक है, वह क्या कहलाता है? प्रदूषण। प्रदूषण से ही वायु भी हो रहा है, जल भी, भूमि भी, और बहुत सारे मनुष्य की जीवधारियाँ भी जो है प्रदूषण के कारण बहुत हानि पहुँचता है। मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहलाते हैं? तो एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। जैव विविधत प्रदूषक है। जैव विघटित प्रदूषक कौन सा है? तो वहितमल। जैव विघटित प्रदूषक कौन है? वहितमल। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग है, तो उदर। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग है, उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है शीशा से। तंत्रिका तंत्र मतलब तंत्रिका तंत्र जितना भी है उससे संबंधित रोग हो रहा है तो शीशा से हो रहा है। ठीक है। एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है? तो फेफड़ा। एस्बेस्टोस धूल से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। तंत्रिका तंत्र किससे संबंधित है? तो शीशा से। पारा प्रभावित करता है किसको? मस्तिष्क को। पारा एक प्रकार का प्रदूषण होगा जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। एस्बेस्टोस धूल कहाँ किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। मस्तिष्क को कौन सा? पारा प्रभावित। ठीक है। इसको ध्यान। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित किसको करता है? तो रक्त धाराओं को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित करता है? तो रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार सुने होंगे और जानते हैं। अब जल को जो भूमि के अंदर जल प्रदूषित कर रहा है वो कौन सा है? तो आर्सेनिक के कारण जल प्रदूषित हो रहा है। और जल को शुद्धिकरण करने में आर्सेनिक को अलग किया जाता है। ठीक है। तो जल को शुद्धिकरण करने में आर्सेनिक को अलग किया जाता है। ये लाइव रुका हुआ है क्या फोन का? उस फोन का फोन है। फेसबुक लाइव चल रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच के लिए कौन सी प्रयोग की जाती है? तो बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच के लिए कौन सी प्रयोग की जाती है? तो बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है। तो वायु प्रदूषक कैडमियम के कारण मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग जो है उत्पन्न करता है। तो जैसे हार्ट अटैक आना या मतलब जितना भी है दिल से संबंधित बीमारी सब हो जाता है कैडमियम के कारण। ठीक है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश के रासायनिक धुआं के लिए। प्रकाश का रासायनिक धुआं के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? ब्राउन एयर। ठीक है। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से।
पीएम तथा एसपीएम संबंधित है किससे? पीएम तथा एसपीएम किससे संबंधित है? पीएम का तात्पर्य क्या है? तो पार्टिक्यूलेट मैटर। पीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो पार्टिक्यूलेट मैटर। पीएम का फुल फॉर्म पार्टिक्यूलेट मैटर। और एसपीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो सस्पेंडेड पार्टिक्यूलेट मैटर। ठीक है, तो एसपीएम का फुल फॉर्म सस्पेंडेड पार्टिक्यूलेट मैटर। वायु प्रदूषक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो वायु प्रदूषक का मुख्य कौन सा का है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो 3 दिसंबर, क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। जो भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984। और इस गैस में जो है कौन सा फैक्ट्री में कौन सा गैस रिसा हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका शॉर्ट फॉर्म MIC भी दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग वहाँ टिक मार देते हो। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी? 3 दिसंबर 1984। दिमाग में सेट कीजिए आप लोग, समझे ना। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ? 3 दिसंबर 1984। और कौन सा गैस रिसा हुआ था? ठीक है। मिनीमाता रोग होता है किसके कारण? पारायुक्त जल से। मिनीमाता रोग किसके कारण था? पारायुक्त जल से। मिनीमाता रोग किसके कारण? जल। मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ था कहाँ, किस देश में? जापान में। मिनीमाता रोग विश्व में सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जापान में। और मिनीमाता रोग किससे होता है? तो पारायुक्त जल से। अब बताइएगा भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, कौन सा गैस रिसा हुआ था? इस पे हम बार बार बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं पूछा जाता है, इसलिए हम इसके बारे में बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। मतलब प्रदूषण को जो है नियंत्रित करता है, कहाँ से? तो दिल्ली से। तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इसको ध्यान रखिएगा, पीछे वाला भूलना नहीं है, पीछे वाला भी आप लोग को याद रखना है, समझे ना। तो एक तरह से पढ़ते जाइएगा, भूलते जाइएगा। तो ऐसे भी हम बार बार पीछे से क्वेश्चन, संडे को जो है हम रिवीजन करेंगे इसका, पीछे से जहाँ तक हम होमवर्क डाले हैं वहाँ से तक कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हम संडे को रिवीजन इसका करवाएंगे। उसके बाद देखिएगा जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? अधिनियम में से एक्ट होता है, आप लोग जानते हैं। अधिनियम को एक्ट कहते हैं। तो जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण एक्ट कब बना? तो 1974 में। ठीक है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण एक्ट कब बना? 1974 में। वाहनों से निकलने वाली धुआं में क्या पाया जाता है? मतलब बाइक चलाते हैं आप लोग, उससे उसके पीछे से निकलने वाली धुआं को क्या पाया जाता है? उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। तो अगर सीसा ऑप्शन नहीं भी दिया रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड मार दीजिएगा। ठीक है, तो वाहनों से निकलने वाली जितना भी वाहन है, 4 व्हीलर हो गया, ट्रक हो गया, जितना भी है, उससे निकलने वाली गैस कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। ठीक है, और कारखानों से निकलने वाली धुआं कार्बन डाइऑक्साइड। कारखानों से निकलने वाली धुआं कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाइकों एवं वाहनों एवं 4 व्हीलरों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। फैक्ट्री से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और बाइक से निकलने वाली। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अम्ल वर्षा मिश्रण है, किसके कारण जो है अम्ल वर्षा? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा मिश्रण है। उसके बाद एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड का मिश्रण जो है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। ठीक है, अगर दोनों मिक्स हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड तो अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। DDT का क्या? DDT का मतलब फुल फॉर्म नहीं इसमें दिया हुआ। DDT जो है अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। DDT एक कीटनाशक दवा है जो कि छीटा जाता है, और ये अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, इससे भी प्रदूषण होता है, तो अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। ठीक है, संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है, कौन सा? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल जो है संगमरमर से निर्मित है, उसको हानि पहुंचा रहा है, जिसे पीलापन पड़ रहा है। अभी जो वर्तमान समय में ताजमहल है उसमें पीलापन देखिएगा तो पीलापन पड़ रहा है, किसके कारण? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। मतलब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि संगमरमर से निर्मित, जैसे ताजमहल जैसा और कहीं सा बहुत ऐतिहासिक इमारत निर्मित होगा, तो संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत हानि पहुंचा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण।
ठीक है। ग्रीन मफलर का संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? चावल की खेतों से निकलने वाला प्रदूषक कौन सा है? कौन सी गैस है? ये लोग आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए। चावल यानी धान की खेती से निकलने वाली प्रदूषक गैस कौन सा है? धान से निकलने वाली प्रदूषक गैस, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, मीथेन गैस। देखिएगा धान की खेती से मीथेन गैस ज्यादा उत्पन्न होगी, समझे ना। ये बहुत हल्का क्वेश्चन था और पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो पेज नंबर 8 आज पूरा हुआ। कल का होमवर्क रहेगा पेज नंबर 9। और इसका प्रमुख टॉपिक जो है इतिहास की प्रमुख घटना। पेज नंबर 9 का जो है प्रमुख टॉपिक है इतिहास की प्रमुख घटनाएं, मतलब डेट है। जैसे इंपॉर्टेंट डेट रहेगा भारत में आर्यों का आगमन, ऋग्वैदिक काल कब से कब था, उत्तर वैदिक काल कब से कब था, जो इम्पोर्टेंट है। बक्सर का युद्ध कब हुआ, बेतला का युद्ध कब हुआ, इम्पोर्टेंट है। इसमें जितना भी डाला हुआ डेट है सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग कल याद करके आइएगा। और उसके बाद अगला टॉपिक है पेज नंबर 9 में ही गवर्नर जनरल एवं वायसराय। आधुनिक भारत का सबसे बेस्ट चैप्टर है गवर्नर जनरल एवं वायसराय, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद घटनाएं हैं, प्रमुख घटनाएं, जैसे हो विद्रोह, कौल विद्रोह, ये सब ध्यान रखिएगा। तो 3 टॉपिक है, इतिहास की प्रमुख घटनाएं और गवर्नर जनरल एवं वायसराय एवं इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं। तो समान अध्ययन आज समाप्त हुआ। और अब स्पीडी का रेलवे समान विज्ञान, आप लोग सभी के पास ये बुक होगा और आप लोग होमवर्क दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहां से देख लीजिए या यहाँ से सुन लीजिए कि कौन सा पेज होमवर्क दिया गया है। और कल से जुड़ सकते हैं आप लोग सभी, डेली इसी टाइम में क्यों डिस्कशन होगा। तो आइएगा, सुनिएगा आप लोग ध्यान से। किस घर्षण का, पेज नंबर 8 है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लेटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। तो किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लेटनिक घर्षण से। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो विराम का जड़त्व, ठीक है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका कारण क्या है? विराम का जड़त्व। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को ना तैरने का कारण क्या है? मतलब जल पृष्ठ पर लोहे का टुकड़ा जो नहीं तैरता है, सीधे डूब जाता है, उसका कारण क्या है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। जल का भार जो है लोहे के भार से कम होता है, ठीक, इसलिए सीधा डूब जाता है, तैर नहीं पाता। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जितना भी डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर देखते होंगे तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, जिससे बड़ा आकार दिखाई पड़े, ठीक है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, इसको ध्यान रखिएगा। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। आंख का अंदरूनी और पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो दृष्टि पटल। आंख का अंदरूनी या पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टि पटल या रेटिना। रेटिना इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में दृष्टि पटल। ज्यादातर रेटिना आप लोग जानते होंगे, लेकिन दृष्टि पटल इसको याद रखिएगा। आंख का अंदरूनी का पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टि पटल। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत तापमान। बॉयल का जो नियम है किस स्थिति में लागू होता है? नियत तापमान। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार और वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो तो नीचे की ओर जा रहा है तो महसूस कीजिएगा कि जो व्यक्ति का भार है वास्तविक भार से कम होता है, हल्का महसूस होगा। जब आप ऊपर से नीचे की ओर आइएगा तो शरीर हल्कापन महसूस करेगा, लगेगा जैसे आप मेला कहीं घूमने गए होंगे तो तारा माची पर बैठिए, उस पर आप जब नीचे की ओर आएगा तो आपको हल्का महसूस होगा, लगेगा पूरा हल्का शरीर हो गया, ठीक है। उसी तरह लिफ्ट से नीचे आइएगा तो शरीर हल्का महसूस होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन वाहन करता है तो 1 यूनिट ऋणावेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वाहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू गुत्थीहीन होता है? तो प्रकाश का परावर्तन के कारण, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला देता है। जब उस पर प्रकाश का परावर्तन पड़ेगा तो सूखा बालू बहुत सारा चमकीला दिखेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरण। आप लोग जाते होंगे एक्सरे दिखाने तो बाहर बैठाया जाता है क्योंकि वहां से गामा किरण की रेंज बाहर आता है, इसलिए
गामा किरण जो है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक है। इससे कैंसर की संभावना उत्पन्न हो सकती है। कहीं भी हॉस्पिटल जाइएगा तो उसमें लिखा रहता है कि गामा किरण हाई, पूरा वार्निंग दे के गामा किरण लिखा रहता है। इससे कैंसर की उत्पन्न हो सकती है मनुष्य में। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरण। एंटीजीन एक पदार्थ है तो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। एंटीजीन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? संवेग का संरक्षण होता है। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? संवेग का। पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिए या रट लीजिए, जैसे भी याद कीजिएगा हम बोल देते हैं। पृथ्वी का भ्रमण गति है 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट है। ठीक है, लगभग इसमें दिया रहेगा, पूरा फिक्स नहीं दिया रहेगा। ठीक है, लगभग में दिया हुआ है। पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, 26.4 आ जाएगा, 26.8 आ जाएगा, 26.10 आ जाएगा। लगभग दिया हुआ है, कोई फिक्स नहीं है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा 26। ठीक है, तो पृथ्वी का भ्रमण 26 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, मिनट है, घंटा ना। तो 26 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तेल के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो कौन सा तेल जम जाता है आप बताइए? तेल बहुत सारा, जैसे नारियल तेल हो गया और डालडा हो गया, ये सब तेल जम जाता है। तो असंतृप्त तेल जैसे कड़वा तेल हो गया, ये सब नहीं जमता है। ठीक है, तो तेल के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, तो असंतृप्त तेल में कौन कौन सा आएगा? नारियल तेल जमने वाला तेल, असंतृप्त तेल जमेगा नहीं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस भौतिक राशि का मात्रक टेक्सेला है? तो किस भौतिक राशि का मात्रक टेक्सेला है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी की पीछे हो जाती है। जब गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई बढ़ेगा तो अवधि भी बढ़ जाएगी और घड़ी की पीछे वह घड़ी पीछे हो जाती है। ठीक है, बहुत सारा पहले देखिएगा लंबा जैसा आता है और ऐसे ऐसे होता है, वो घड़ी आता है। शादी विवाह में बहुत महंगा घड़ी आता था, शादी विवाह में मिलता था। तो उसकी लंबाई बढ़ने से जो है घड़ी की अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। ठीक है, रॉकेट किस कार्य पे सिद्धांत करती है? ये क्वेश्चन कल भी आया था और आज भी आ गया। देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? देखिए, संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ठीक है, एक बार बराबर होता है, बताइए, 10⁻5 पास्कल। एक बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने का प्राप्त होता है बेंजीन से। ठीक है, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो उच्च ताप पर। लाइट है, सब दिख रहा है क्लियर? ठीक है, अभी धूप है। उसके बाद देखना, डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? एक दिशा में। सबसे कठोरतम पदार्थ बताइए, बहुत हल्का क्वेश्चन। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ। बहुत हल्का क्वेश्चन जो है वहाँ जाकर नर्वस आ जाता है बच्चा लोग, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। हल्का क्वेश्चन कोई नहीं होता, जब याद है तो हल्का, नहीं याद रहेगा तो पूरा भारी लगेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। कार्बोरेटर जो है, इसमें कार्बोरेटर दिया हुआ है लेकिन कार्बोरेटर देना चाहिए। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में। बाइक में भी कार्बोरेटर होता है, मतलब जितना भी पेट्रोल इंजन रहेगा उसमें कार्बोरेटर पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बोरेटर किस इंजन में? ये सब क्वेश्चन समझने के लिए आप लोग यहाँ से दिमाग लगा के भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है जीवन लाइफ में ये सब परिघटना घटती है। जैसे बाइक में कार्बोरेटर खराब हो जाता है तो वहाँ अपने से खुद से रगड़ कर लगाया जाता है, इसलिए कार्बोरेटर किस इंजन में पाया जाता है? पेट्रोल इंजन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम का प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। द्रव में डूबी किस वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर होता है? तो वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। किस प्रयोग में भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? मतलब भट्टी का तापक्रम मापा जाता है तो पायरोमीटर द्वारा। ठीक है, तो पायरोमीटर द्वारा। पायरोमीटर उच्च तापमान भी मापा जाता है या उच्च तापमान में
जैसे रॉकेट का ईंधन जो पायरोमीटर के द्वारा किया जाता था, ऐसे करके कुछ रिलेटेड है इससे, हमको पूरा कंफर्म नहीं पता, आगे बता देंगे जब हम कल आएंगे। चाबी भरी घड़ी में कौन सा ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। देख इसको ध्यान रखिए, चाबी भरी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। किसके द्वारा अनुवांशिकता को विज्ञान की अनुवांशिक या जेनेटिक्स कहा गया है? तो डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। अनुवांशिकता विज्ञान को अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा गया है किसके द्वारा? डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। एक क्वेश्चन लगता है पूछा हुआ, कल परसों पूछे थे इसको। तो अनुवांशिकता के विज्ञान को या अनुवांशिक जेनेटिक्स कहा गया है डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 71%। जब सूर्य होता है, सूर्य के जो है मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71%। हाइड्रोजन के का प्रतिशत 71। जब किसी पिंड की गति को दुगनी की जाती है तो उसका संवेग क्या होगा? तो दुगना हो जाता है। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मॉन्ट्रियल संलेख या प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल जो है अभी कनाडा में था, इस पहले बार पूछे हैं कि नहीं? मॉन्ट्रियल किस देश में स्थित है? कनाडा। ठीक है। और कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1986। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन आया मॉन्ट्रियल संलेख किससे संबंधित है? ओजोन अपक्षय से। मॉन्ट्रियल जितना भी आया है, जितना भी ओजोन से संबंधित है। ठीक है। तो मॉन्ट्रियल किससे संबंधित है? ओजोन अपक्षय से। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है हरी सब्जी। जैसे पालक में, पालक का साग हो गया, हरी सब्जी जितना भी आएगा उसमें लोहा प्राप्त, आयरन पाया जाता है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सा पदार्थ की सामान्यतः क्षय होता है? यानी उपवास के दौरान, निर्जलीकरण का अर्थ होता है उपवास। उपवास के दौरान शरीर में कौन सा पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? क्षय मीन्स घटता। कौन सा है? पानी। ठीक है, जल। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? तो प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है। तो प्रकाश की गति से भी ज़्यादा रेडियो तरंग होती है। जैसे मोबाइल का रेडियो तरंग के द्वारा काज करता है और प्रकाश की तुलना से अधिक होती है या ज़्यादा होती है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? हाइड्रोजन ईंधन का। ठीक है। 1 किलोवाट बराबर होता है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, और क्वेश्चन आता भी है। 1 किलोवाट बराबर 224 वाट होता है। आप लोग इसको रट चाहिए। 1 किलो वाट बराबर 224। ठीक है, 1 किलो वाट बराबर 224। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। ग्रीन हाउस जैसे CFC, उसका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जो ग्रीन हाउस का प्रभाव जो है औसत तापमान बढ़ता है, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। CFC जो है ओजोन स्तर को प्रभावित करता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में। ठीक है। फ्रीज, रेफ्रिजरेटर को फ्रीज भी हम लोग बोलते हैं। तो फ्रीज में CFC गैस जो खोल, जैसे दरवाज़ा खोलते होंगे फ्रीज का, तो उससे CFC गैस निकलती है जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्सोलेट। ठीक है। रंगीन टीवी किस तरह के प्रकाश संयोग में रंगीन चित्र बनता है? तो नीला, हरा और लाल। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश संयोग की रंगीन चित्र बनता है? नीला, हरा और लाल। ठीक है। तो रंगीन टीवी आप लोग घर में देखते होंगे, उसमें कौन कौन सा होगा? नीला, हरा और लाल। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? आकार बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? हम लोग ज़्यादा हल्ला करते हैं या बहुत सारा हल्ला होता है, जैसे DJ बजता है, मतलब ज़्यादा शोरगुल से ध्वनि प्रदूषक होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकती है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, 2-4 बार पीछे भी आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बन जाती है? दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। आप लोग खाना भी बनाते होंगे, उस टाइम ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए। जब क्वेश्चन खाना बनाते जाते हैं तो उस टाइम इस क्वेश्चन को दोहरा लीजिएगा। ठीक है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक, दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो SO2 के कारण। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? SO2 के कारण। ठीक है।
उसके बाद देखिए कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो मीथेन। ठीक है, आज जो है पूरा समाप्त हुआ। और कल का होमवर्क रहेगा पेज नंबर 9, दोनों बुक से पेज नंबर 9 रहेगा। स्पीडी का होमवर्क हम लोग डाल देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।